Okay, so in this video, we'll be taking a look at the important points from the chapter of epistaxis or the nasal bleed. अच्छा, इसमें जो important चीज़ें हैं तो हमने देखना है कि what are the causes of epistaxis nasal bleed होती क्यों है, तो उसमें तीन important तरह की causes हो सकती हैं। तो local cause है जिसमें nasopharynx नोज का कोई डिफेक्ट है, या general causes हो सकती है जिसमें हम systemic diseases देखेंगे, और कुछ idiopathic causes होती हैं जिसमें हमें पता ही नहीं है कि मतलब ये तो पता नहीं है, फिर आइडेंटिफाई नहीं हुई कि नॉन कॉज है क्या। ठीक है। अच्छा, जो लोकल कॉजेज उसमें नोज से रिलेटेड क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि नेज़ल ब्लीड का सिम्टम आता है। तो एक तो ट्रॉमा है अगर नोज़ को, लाइक फिंगर नेल ट्रॉमा हो सकता है, और इंजरीज है नोज़ की, इंटरनेज़ल कोई सर्जरी हुई है जिसमें एसएमआर ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डीएनएस के लिए जो सर्जरी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर्स हैं अगर मिडल थर्ड ऑफ फेस की बेस ऑफ स्कल का कोई फ्रैक्चर है, हार्ड नोज ब्लो की है, वायलेंट स्नीज की है, तो इन सब केसेस में अगर ट्रॉमा होता है नोज़ को तो एपिस्टेक्सिस या नेज़ल ब्लीड हो सकती है। इससे अगर इन्फेक्शन है नोज़ के, लाइक एक्यूट इन्फेक्शन में वायरल राइनाइटिस आता है, नेज़ल डिफ्थेरिया आता है, एक्यूट साइनसाइटिस आता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक इन्फेक्शंस में क्रस्ट फॉर्मिंग इन्फेक्शन लाइक एट्रोफिक राइनाइटिस सिक्का, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, सेप्टल परफोरेशन, कदमलेटस लीजन्स जो है नोज़ की, लाइक राइनोस्पोरिडियोसिस, या फिर हमने इसमें एक राइनोस्क्लेरोमा पढ़ा था वो। तो इन्फेक्शन जो एक्यूट हो सकती हैं, क्रोनिक हो सकती हैं, ट्रोमा ऑफ द नोज। इसके अलावा फॉरेन बॉडी अगर नोज में नॉन लिविंग हो सकती हैं, लाइक नेगलेक्टेड फॉरेन बॉडी है, टानोलिथ बन गई है, लिविंग में मैगट्स आते हैं, लीचेस आती हैं। तो फॉरेन बॉडी नोज इन्फेक्शंस, ट्रॉमा, ये नोज रिलेटेड कॉजेज एपिस्टेक्सिस की। ठीक है। इसके अलावा नोज के न्यूप्लाज्म्स आते हैं, मेरा पेरिनेसल साइनसिस के न्यूप्लाज्म्स आते हैं, जिसमें बिनाइन न्यूप्लाज्म्स आ सकते हैं, लाइक हेमेंजियोमा, पेपिलोमा, मेलिग्नेंट हो सकते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा आता है। एटमॉस्फेरिक चेंजेस भी इंपॉर्टेंट हैं, लाइक हाई ऑल्टीट्यूड पे नेजल ब्लीड होती है, सडन डीकम्प्रेशन पे नेजल ब्लीड होती है, इसको केसन डिजीज भी कहते हैं। और डीएनएस में डिवेटेड नेजल सेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। समटाइम्स एक जो सिम्टम होता है डिवेटेड नेजल सेप्टम का, वो नेजल ब्लीड ही होता है, प्रेजेंटिंग सिम्टम। ठीक है। तो अभी तक हमने जो नोज रिलेटेड कॉजेज पढ़े उसमें हमने ट्रॉमा पढ़ा है, इन्फेक्शंस पढ़ी हैं, न्यूप्लाज्म्स पढ़े हैं, और इसके अलावा फॉरेन बॉडी पढ़ी है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस पढ़े हैं, और डिवेटेड नेजल सेप्टम, सब नोज रिलेटेड कॉजेज हैं नेजल ब्लीड की। नेजोफेरिंक्स से रिलेटेड कॉजेज क्या हो सकते हैं नेजल ब्लीड की? अगर एरोनाइटिस हुआ या एरिनॉइड्स का इन्फेक्शन हुआ है। ज्यूवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, जो हम आगे सेपरेटली भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं नेजोफेरिंक्स के, तो एरिनोडाइटिस, ज्यूवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा एंड ट्यूमर्स होता नेजोफेरिंक्स। तो ये नेजोफेरिंक्स रिलेटेड कॉजेज हैं नेजल ब्लीड की। अच्छा, कुछ जनरल कॉजेज भी होते हैं नेजल ब्लीड की, उसमें तो कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटी आती है, हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, आर्ट्रियोलो या आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, माइट्रल स्टेनोसिस इंपॉर्टेंट कॉज है, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होती है, और साथ में हार्मोनल रिलेटेड नेजल ब्लीड हो सकती है। तो जनरल कॉजेज में जो कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स हो सकते हैं उसमें क्या क्या कॉजेज है? हाइपरटेंशन है, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस है, माइट्रल स्टेनोसिस है, ठीक है, प्रेगनेंसी है। और डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, डेफिनेटली अगर कोई क्लॉटिंग डिफेक्ट है तो भी नेजल ब्लीड हो सकती है। जैसे हम प्लास्टिक एनीमिया को देखते हैं, ल्यूकीमिया में होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक एंड वास्कुलर पर्परा में होता है, हीमोफीलिया, ठीक है, क्रिसमस डिजीज, स्कर्वी, विटामिन के डेफिशिएंसी, हेरिडिटरी हेमरेज, टेलेंजेक्टेसिया। तो बेसिकली ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया, आप इसमें थैलेसीमिया भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक एनीमिया है, ल्यूकीमिया है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, क्रिसमस डिजीज़ है, उसका विटामिन के डेफिशिएंसी है। तो ये ब्लड एंड ब्लड वेसल्स का डिफेक्ट है। लिवर डिफेक्ट में अगेन हेपेटिक सिरोसिस है, हेपेटिक सिरोसिस हुआ होगा तो विटामिन 2, 7, 9 एंड 10 नहीं बनेगा, तो अगेन ब्लीडिंग हो सकती है। किडनी डिजीज़ है, लाइक क्रोनिक नेफ्राइटिस में ब्लीडिंग होती है, नोज से भी आपने याद रखना है। ड्रग्स हैं, लाइक अगर पेन किलर ले रहे हैं, सैलिसाइलेट्स, वो कॉज करा सकते हैं नेजल ब्लीड, एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं वो कॉज करा सकते हैं नेजल ब्लीड। मिडासनल कंप्रेशन है फॉर एनी रीजन, लाइक ट्यूमर्स हैं मिडासनम के, वो भी रेज करते हैं प्रेशन नोज, तो उससे नेजल ब्लीड होती है। एक्यूट जनरल इन्फेक्शन चल रही हैं अगर बॉडी में, लाइक इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स हैं, चिकन पॉक्स है, वूपिंग कफ, रूमेटिक फीवर, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, टाइफाइड, निमोनिया, जो लाइक जो इन्फेक्शन है ना वो भी ब्लीडिंग कॉज करा सकती हैं। देन हम कहते हैं टर्म कहते हैं विकेरियस मेंस्ट्रुएशन। विकेरियस मेंस्ट्रुएशन ये होते हैं कि विद एवरी मेंस्ट्रुएशन एपिस्टेक्सिस भी होती है साथ में, तो दैट इज कॉल्ड विकेरियस मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। तो हमने जो कॉजेज़ पढ़ी हैं, एक तो लोकल कॉजेज़ है, लोकल में नोज रिलेटेड कॉजेज़ है, नेजोफेरिंक्स रिलेटेड कॉजेज़ नेजल ब्लीड की, और जनरल कॉजेज पढ़ी इसमें कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ब्लड डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लिवर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, ड्रग्स, मिडियासन कंप्रेशन, एक्यूट जनरल इन्फेक्शन, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन। इडियोपैथिक कॉज में हमें लाइक मैनी टाइम्स कॉज ऑफ एपिस्टेसिस इज नॉट क्लियर सिंपली। ठीक है। अच्छा, एपिस्टेसिस अब हो गया है, इस पर एक तो हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि एंटीरियर एपिस्टेसिस और पोस्टीरियर एपिस्टेसिस में क्या फ़र्क है। तो अगर एंटीरियर पार्ट ऑफ नोज से नेजल ब्लीड हो रही है, एंटीरियर पार्ट ऑफ नोज से अगर वेसल्स इन्वॉल्व है वो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, अगर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नोज से ब्लीड हो रही है वहाँ के वेसल्स इन्वॉल्व है, दैट इज पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, एज द नेम इंडिकेट्स। जो इंसिडेंस है मोर कॉमन एंटीरियर एपिस्टेक्सिस ही होती है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस इतनी कॉमन नहीं है। साइट हम ये देखते हैं कि एंटीरियर एपिस्टेक्सिस मोस्टली लिटल्स एरिया से ब्लीड हो रही है, लिटल्स एरिया एंट्रो इन्फीरियर पोर्शन ऑन द नेजल सेप्टम, वहाँ से ब्लीड हो रही है। अगर एंटीरियर वॉल है
तो एंटीरियर पार्ट है लेटरल वॉल का, वहाँ से ब्लीड होता है। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में मोस्टली लेटस एरिया इन्वॉल्व होता है और एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेटरल वॉल इन्वॉल्व होती है नोज की, ठीक है। जबकि पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में पोस्टर सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी इन्वॉल्व होता है, इसमें हमें ऐसा इतना जो ब्लीडिंग एरिया है वो आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाता, ठीक है। एक में एंटो इन्फीरियर पोर्शन इन्वॉल्व है, एक पोस्टर सुपीरियर पोर्शन इन्वॉल्व। जो एज ग्रुप है वो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस मोस्टली बच्चों में होती है और यंग अडल्ट में होती है, जबकि पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस मोस्टली आफ्टर एज ऑफ 40 ईयर्स होती है। तो इस तरह से एज ग्रुप भी डिफरेंट हो सकते हैं दोनों में। अच्छा, जो कॉज है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस की मोस्टली ट्रोमेटिक कॉजेज होती हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में स्पॉन्टेनियसली हो सकती है ड्यू टू हाइपरटेंशन या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अच्छा, ब्लीडिंग जो होती है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में यूजुअली माइल्ड होती है एंड कैन बी कंट्रोल जस्ट पर लोकल प्रेशर या एंटीरियर पैक या नेजल पिंचिंग, ठीक है। जब पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में जो ब्लीडिंग होती है वो भी सीवियर होती है, प्रोफ्यूज होती है एंड रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट नेजल पैक। पोस्ट नेजल पैक आप कैसे करते हैं वो आगे मैनेजमेंट में देखेंगे। एंड बस यही उसकी डिफरेंसेस है दोनों में, एक मोर कॉमन है, एक लेस कॉमन है। एक में साइड लेटर्स एरिया है और इन्फीरियर एरिया है, उसका एंटीरियर पार्ट है। दूसरे में पोस्टीरियर सुपीरियर पोर्शन इन्वॉल्व होता है। एज ग्रुप एक में यंगर एज ग्रुप है, एक में ओल्डर एज ग्रुप है। एक में मोस्ट ट्रोमेटिक कॉजेज होते हैं, एक में स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ब्लीडिंग भी एक में माइल्ड होती है, एक में प्रोफ्यूज होती है। तो ये डिफरेंसेस आपको आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे एक बार होगी नेजल ब्लीड, उसको मैनेज कैसे करेंगे। मैनेजमेंट पूछी जाती है एपिस्टेक्सिस की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में पूछते हैं, वैसे भी थ्योरी में भी आ सकता है। तो मैनेजमेंट में तो हमने पहले उसकी हिस्ट्री लेनी है ना, प्रॉपर हिस्ट्री में हम देखना है कि मोड ऑफ ऑनसेट क्या था, स्पॉन्टेनियस था या फिंगर नेल ट्रॉमा के बाद है, ठीक है। अच्छा, दूसरा में देखना है कि मोड ऑफ ऑनसेट तो देख लिया, लेकिन ड्यूरेशन कितनी है, कब से हो रही है ब्लीडिंग, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी, पहले कभी हुई है या कितने टाइम बाद हो रही है, ठीक है। ऐसे अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, के ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है या कम है ब्लड लॉस, ठीक है। विच साइड फ्रॉम विच साइड द ब्लीडिंग इज अकरिंग, यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, और वेदर द ब्लीडिंग इज ऑफ एंटीरियर टाइप या पोस्टीरियर टाइप, आपने ये भी देखना है। और ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं है पेशेंट में, फैमिली में पूछना है कि कोई खून की बीमारी तो नहीं है, लाइक हेमोफीलिया, थैलेसीमिया तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हेमोफीलिया से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई थ्रोम्बोसाइटोपेनिक डिसऑर्डर है या कोई क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर है या कोई लिवर डिजीज़ है, ये देखना है, ठीक है, जो हमारे पीछे कॉजेज देखी हुई हैं। और हिस्ट्री पूछने, कोई दवाई तो नहीं ले रहे, टेकदार्स की दवाई सैलिसाइलेट्स की अगर ओवरडोज हो गई है या कोई मेडिकल कोई कोमॉर्बिड चल रहे हैं, लाइक हाइपरटेंशन है, ल्यूकीमिया, सिरोसिस, नेफ्राइटिस, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, ठीक है। और ड्रग इंटेक मैनल जैसे से पूछेंगे, एंटीकोगुलेंट से पूछेंगे। फिर हम उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो मैनेजमेंट होती है तो हिस्ट्री से शुरू होती है, फिर हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट एड में ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लीडिंग अगर फ्रॉम द लिटल्स एरिया एंड कैन बी कंट्रोल बाय पिंचिंग द नोज विद थंब एंड इंडेक्स फिंगर फॉर अबाउट 5 मिनट्स, ठीक है। दिस कंप्रेसेस द वेसल्स ऑफ द लिटल्स एरिया। एंड इसके अलावा हम ट्रोटर्स मेथड भी फॉलो कर सकते हैं फर्स्ट एड में। इसमें हम पेशेंट को बैठाते हैं, उसको फॉरवर्ड लीन कराते हैं और पेशेंट टू स्पिट इन द ब्लड एंड ब्रीथ क्वाइटली, मतलब जैसे वहाँ पे खड़ा रहे, लाइक जस्ट लेट द ब्लड गो, मतलब खुद ही कोगुलेट कर देगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। इसके अलावा हम कोल्ड कंप्रेसेस अप्लाई कर सकते हैं टू नोज टू कॉज रिफ्लेक्स वेसोकंस्ट्रिक्शन। तो फर्स्ट एड में हमने नेजल पिंच कराना है, ट्रोटर्स मेथड है जिसमें हम जस्ट उसको फॉरवर्ड बेंड करा के बेसिन में खड़ा कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। और वेसोकंस्ट्रिक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, टू कॉज रिफ्लेक्स वेसोकंस्ट्रिक्शन। तो ये हमने फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दिया। दैन हम कॉटराइजेशन कर सकते हैं। कॉटराइजेशन की अप्रोच होती है। कॉटराइजेशन में हम मोस्टली एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में करते हैं, हम बस तब कर सकते हैं जब हमें ब्लीडिंग एरिया आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। और द एरियाज फर्स्ट टॉपिकल एनेस्थेसाइज, पहले हम उसको टॉपिकली एनेस्थेसाइज करते हैं, उसमें हम लाइडोकेन स्प्रे कर सकते हैं, बस एनेस्थीसिया हम लोकली प्रोवाइड करना है। फिर हम ब्लीडिंग पर कॉटराइज करते हैं विद द बीट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, या हम इलेक्ट्रोकोटी से उसको कॉटराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट से या इलेक्ट्रोकोटी करके हम उस एरिया को आइडेंटिफाई करके कॉटराइज कर देते हैं। अच्छा, थर्ड जो इसमें आती है मैनेजमेंट, वो आती है एंटीरियर नेजल पैकिंग। एंटीरियर नेजल पैकिंग तब करते हैं एंटीरियर एपिस्टेक्सिस हो, ठीक है। एक्टिव एंटीरियर एपिस्टेक्सिस और नोज, मतलब पहले हम नोज को क्लियर करते हैं, फिर ब्लड क्लॉट्स बाय सक्शन उसको क्लीन करते हैं, और फिर हम अटेम्प्ट करते हैं कि हम लोकलाइज कर लें ब्लीडिंग साइड को। माइनर ब्लीड में हम एक्सेसिबल साइड में कॉटराइजेशन कर देते हैं ब्लीडिंग साइड की, कॉटराइजेशन इज इनफ। लेकिन अगर ब्लीडिंग प्रोफ्यूज है, ठीक है, और हमें ब्लीडिंग साइड भी नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पैक करते हैं। नेजल पैकिंग ना, जो एंटीरियर नेजल पैकिंग है वो मतलब हम तो करते हैं जो वैसे ही जस्ट नाक में कपड़ा, मतलब यू माइट अज्यूम के सब नाक में कपड़ा रख देंगे या फिर जस्ट कोई टिश्यू पेपर रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने प्रॉपर ना नेजल पैकिंग करनी होती है लेयर बाय लेयर, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल लेयर्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। ऐसे लेयर बना के करेंगे तो ज़्यादा उसका जो सरफेस एरिया होगा गॉज का वो इंक्रीज़ कर जाएगा और अब्जॉर्प्शन अच्छी होगी ब्लड की, ठीक है। या वर्टिकल नेजल पैकिंग भी कर सकते हैं, वट एवर सूट्स अस एट दैट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि हम एक रिबन गॉज को 1 मीटर की रिबन गॉज यूज़ करते हैं, लिक्विड पैराफिन से उसको सोक करते हैं, ठीक है। और फिर बस उसमें लेयर बाय लेयर प्लेस कर देते हैं। फिर यही है कि हमने उसको 24 आवर बाद आइडेंटली रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन अगर ब्लीडिंग स्टिल हो रही है तो 2 to 3 डेज तक भी वो नेजल पैक रह सकता है, एंटीरियर नेजल पैक। लेकिन साथ में हमने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी शुरू करानी है ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो एंटीरियर नेजल पैकिंग हमने ये करना है। पोस्टीरियर नेजल पैकिंग हम पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के केस में करते हैं, और इसमें ना सिंपली अगर बताऊँ
तो हमने जो फॉली कैथेटर होता है, जो यूरिनरी कैथेटर है, वो यूज़ करना होता है, ठीक है। स्टीराइल यूज़ करेंगे डेफिनेटली। तो वो हम बस नोज़ में इंसर्ट करते हैं, फिर जब वो पोस्टीरियर कोना हो तो उसमें यही है कि बस फॉलिक कैथेटर यूज़ करते हैं और उसको कोना से गुजार कर उसको नॉर्मल सलाइन 5 to 12 मिलीमीटर इंजेक्ट करके उसके बल्ब में उसको इन्फ्लेट करते हैं, उसको वहीं पे फिर यू कैन से फिक्स कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि पोस्टीरियर कोना ब्लॉक हो जाते हैं, तो पोस्टीरियर नेजल ब्लीडिंग काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ वेजल्स। तो बस ये बताना चाहिए कि पोस्टीरियर नेजल ब्लीड हम फॉलिज कैथेटर से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इससे हम पोस्टीरियर नेजल पैक भी कहते हैं। इसके अलावा आप नेजल बलून्स आ चुके हैं तो हमें फॉलिज कैथेटर यूज़ नहीं करना पड़ता है सच। तो ये पोस्टीरियर नेजल पैकिंग केस ऑफ पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। देन थर्ड जो मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक तो हमने ऊपर कॉटराइजेशन की बात की जो कि हम टॉपिकल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन भी करते हैं, ठीक है। इसमें हम टॉपिकल या जनरल एनेस्थीसिया में ब्लीडिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग अ रिजिड एंडोस्कोप। इसमें फिर हम बाद में कॉटरी करते हैं। अब कॉटरी हम मैलिएबल यूनिपोलर सक्शन कॉटरी भी कर सकते हैं और बायपोलर कॉटरी भी कर सकते हैं। तो ये मतलब थोड़ी एडवांस टाइप्स हैं कॉटराइजेशन की, ठीक है। पहले तो हम जब सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रो कॉटरी की, तो इसमें हम बायपोलर या यूनिपोलर सक्शन कॉटरी करते हैं और ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। लेकिन देन अगेन फर्स्ट वी नीड टू लोकलाइज दी ब्लीडिंग पॉइंट। अच्छा, देन फिफ्थ मेथड इज एलिवेशन ऑफ म्यूको पेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप एंड सब म्यूकोस रिजेक्शन ऑपरेशन, SMR ऑपरेशन, ठीक है। ये तब करते हैं जब जो ब्लीडिंग हो रही हो वो सेप्टम से हो रही हो, नेजल सेप्टम से हो रही हो, और ये होती भी है जब जो इंटीरियर ब्लीडिंग है वो लिटल्स एरिया से होती है। लिटल्स एरिया एक्चुअली एंट्रो इन्फीरियर पोर्शन ऑफ नेजल सेप्टम पर ही होता है, ठीक है। तो अगर नेजल सेप्टम से ब्लीड हो रही है तो उसके और ये परसिस्टेंट ब्लीड है, रिकरेंट ब्लीड है सेप्टम से, तो हम जस्ट एलिवेशन करते हैं म्यूको पेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप का, ठीक है। जो पेरिकॉन्ड्रियम के ऊपर फ्लैप है म्यूकस का, उसको हम एलिवेट करते हैं, दोबारा रख देते हैं, बस एलिवेट करके दोबारा रखते हैं। जब एलिवेट करके दोबारा रखेंगे तो उसकी जो होगी कैन से जो वहाँ पर जुड़ेगा जाकर, जो उसकी रेजोल्यूशन होगी उस वूंड की, उससे ना फाइब्रोसिस हो जाएगी और जो वेसल्स हम पड़े वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो SMR ऑपरेशन भी कर सकते हैं कि जब हमने सब म्यूकोपेरिकॉन्डियल फ्लैप एलिवेट किया, साथ में थोड़ा सा सब म्यूकोस का पोर्शन रिमूव भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो दैट कैन बी यूज टू डू द सेम। लेकिन उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अगर कोई स्क्लेरल कह रही हूँ, अगर कोई सेप्टल स्पर है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो समटाइम सेप्टल स्पर इज द रीजन फॉर रिकरेंट ब्लीड्स, तो वो भी फिर खत्म हो जाएगा। तो म्यूकोपेरिकॉन्डियल फ्लैप एलिवेशन एंड रिपोजिशनिंग, इसके अलावा सब म्यूकोस रिजेक्शन ऑपरेशन, ये हम कर सकते हैं सेप्टल ब्लीड के केस में, ठीक है। अच्छा, देन हम लाइगेशन ऑफ वेजल्स करते हैं। लाइगेशन ऑफ वेजल्स एक बहुत एडवांस्ड अप्रोच है। जब किसी भी मेथड से ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो रही तो हम जो फीडिंग वेजल्स होती हैं नोज़ की, उनको फिर लाइगेट करने की तरफ जाते हैं। उसमें हम तीन तरह के वेजल्स हम लाइगेट करते हैं। एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी लाइगेट करते हैं, मैक्सिलरी आर्टरी लाइगेट करते हैं और एथमोइडल आर्टरी लाइगेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ब्लीडिंग हो एक्सटर्नल करोटिड सिस्टम से और कंजर्वेटिव मेजर्स हैव फेल्ड, तो लाइगेशन करनी पड़ती है एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी की अबव द ओरिजिन ऑफ सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, ठीक है। एंड इट इज़ अवॉइडेड दीज डेज, क्योंकि मतलब लाइगेशन इज नॉट सूटेबल, क्योंकि डेफिनेटली कहीं कोई उसके जो रिलेटेड एरियाज हैं वहाँ की भी तो ब्लड सप्लाई इम्पेयर होती है। इस वजह से तो अब हम कोशिश करते हैं कि हम एम्बलाइजेशन करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, या फिर हम लाइगेशन करते हैं पेरिफेरल ब्रांचेस ऑफ फिनोपैलेंटाइन आर्टरी की, ठीक है। तो मतलब हम ऐसे एक्सटर्नल करोटिड की बजाय जो थोड़ी पेरिफेरल वेजल्स हैं उनको लाइगेट करने की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। इसके अलावा हम मैक्सिलरी आर्टरी की भी कर सकते हैं लाइगेशन ऑफ दिस आर्टरी इज डन इन अनकंट्रोलेबल पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। पोस्टीरियर में हम मैक्सिलरी आर्टरी की करते हैं। वी नो कि मैक्सिलरी आर्टरी को लोकलाइज करने के लिए मैक्सिलरी एंट्रम की तरफ जाना पड़ता है। मैक्सिलरी एंट्रम को अप्रोच करने के लिए कार्डवेल लूप ऑपरेशन करना पड़ता है। तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस इज रिमूव्ड एंड द मैक्सिलरी आर्टरी और इट्स ब्रांचेस आर ब्लॉक्ड बाय अप्लाइंग वास्कुलर क्लिप्स। द प्रोसीजर इज नाउ सुपरसीडेड बाय ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक SPA लाइगेशन ऑफ नीचे देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम एथमोइडल आर्टरीज को भी कर सकते हैं ब्लॉक या ligate in anterosuperior bleeding above the middle turbinate not controlled by nasal backing anterior and posterior ethmoidal artery which supply this area can be ligated. These vessels are exposed in the medial of the orbit by an external ethmoidal incision. Medial part of orbit में हम incision देते हैं, हम lynch of incision कहते हैं। तो ये होती है फॉर ethmoidal artery। अगर anterosuperior portion में bleeding हो, अगर posterior bleed है तो फिर हम axillary artery को करते हैं, अगर anterior bleed है तो फिर हम external carotid को कर रहे होते हैं। लेकिन हम मोस्टली SPA की तरफ फोकस होते हैं, स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी। तो external carotid की एम्बोलाइजेशन का लाइगेशन कर सकते हैं, मैक्सिलरी आर्टरी कर सकते हैं और एथमोइडल आर्टरी कर सकते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एज टेस्पाल, या इसको हम ट्रांस नेजल एंडोस्कोपिक स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन कहते हैं। दिस प्रोसीजर कैन बी डन विद रिजिड एंडोस्कोप्स अंडर टॉपिकल एनेस्थीसिया विद सेडेशन और अंडर जनरल एनेस्थीसिया। इसमें हम ये करते हैं कि हम म्यूकोजल फ्लैप को लिफ्ट करते हैं, ठीक है, सेप्टम से ना, वहीं पे स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी पड़ी हुई है। इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेटरल नेजल वॉल, सॉरी सेप्टम पे नहीं,
अच्छा, हम ना इसकी जो जहाँ से ये आ रही है ना, हम इसको वहीं पर ही लाइगेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक फ्लैप रेज करना है मिकोजा का इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल नेजल वॉल। वहाँ पे हम एसपीए को लोकलाइज करेंगे, जहाँ पे ये एग्जिट कर रही होती है फॉरमेन को। हाँ, मतलब उसको हम स्टार्ट से लाइगेट करने की कोशिश करेंगे। और हम एक वास्कुलर क्लिप प्लेस करते हैं। जो डिस्टल ब्रांचेस हैं आर्टरी की कैन बी एडिशनल कॉटराइज एंड द फ्लैप इज एन रिपोजिटरी। सिंपली जो अगर ये नोज की लेटरल वॉल है तो वहाँ पर हमने इसको आर्टरी को लोकलाइज करना है नियर्स फॉरमेन, और वहीं पर हमने इसको लाइगेट कर देना। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम एडिशनल ब्रांचेस को भी कर सकते हैं लाइगेट। बाद में हम जो फ्लैप ने उठाया था उसको हम रिपोजिशन कर देंगे, ठीक है। एंटीरियर थमोइडल आर्टरी कैन ऑल्सो बी लाइगेटेड बाय लिंक इंसिजन, हमने पीछे बात की है, ठीक है। एज एन इंजेक्टिव प्रोसीजर, क्योंकि वो भी एंट्रो सुपीरियर पोर्शन में ब्लड सप्लाई दे रही होती है। और जो एस पी लाइगेशन है, ठीक है, इट गिव सक्सेस इन कंट्रोल ऑफ द रिफ्रैक्टिव पोस्टीरियर ब्लीड। तो पोस्टीरियर ब्लीड के लिए भी हेल्पफुल होता है, एंटीरियर ब्लीड के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट प्रोसीजर फॉर कंट्रोलिंग नेजल ब्लीड इज एम्बुलाइजेशन प्रोसीजर। एम्बुलाइजेशन में हम इसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट थ्रू फेमरल आर्टरी कैथेटराइजेशन। इसको कैथेटराइजेशन करेंगे और फेमरल आर्टरी से हम अप्रोच करेंगे इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी को, और फिर हम उसको एम्बुलाइज करेंगे। एम्बुलाइज में ये है कि हम उसको अब्जॉर्बेबल जेल फॉर्म वहाँ पे प्लेस कर देंगे, पॉलीविनाइल अल्कोहल प्लेस कर सकते हैं, कॉल्स प्लेस कर सकते हैं। बोथ इप्सिलेटरल एंड बायलेटरल एम्बुलाइजेशन में भी रिक्वायर्ड, क्योंकि जो नोज होती है उसकी बायलेटरल या क्रॉस सर्कुलेशन से सप्लाई आ रही होती है। तो एम्बुलाइजेशन जनरली सेफ प्रोसीजर होता है, लेकिन इट हैज़ द रिस्क टू कॉज सेरेब्रल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड हेमाटोमा एट द साइट एज वेल। एथमोइडल आर्टरी की एम्बुलाइजेशन नहीं होती जैसे इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी की होती है। सो यही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर से मैनेजमेंट ऑप्शन से फॉर कंट्रोल ऑफ नेजल ब्लीड या एपिस्टेक्सिस। हमने इसकी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। फर्स्ट एड देखी है, कॉटराइजेशन देखी है, एंटीरियर नेजल पैक देखा, पोस्टीरियर नेजल पैक देखा, एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन देखी हमने, जो कि यूनिपोलर और बायपोलर सक्शन कॉटरी से हो रही थी। एलिवेशन ऑफ म्यूकोपेरियोकॉन्ड्रियल फ्लैप एंड एसएमआर ऑपरेशन की बात की, जो सेप्टल स्पर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेगेशन ऑफ वेसल्स की बात की, एक्सटर्नल करोटिड मैक्सिलरी और थमोइडल आर्टरीज की, ट्रांस नेजल एंडोस्कोपिक स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी लेगेशन की बात की हमने, और एम्बुलाइजेशन की बात की। तो दैट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर एपिस्टेक्सिस।